नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी। इस पाठ में हम समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि किसी भी लोकतांत्रिक नीति का पालन करने वाले देश में सत्ता की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमने श्रीलंका और बेल्जियम की कथाएं पढ़ी थी। तो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हुआ था, जिसके तहत 1948 में स्वतंत्र हुए राष्ट्र की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया। इस सरकार ने श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय जो कि सिंहली भाषा बोलते थे, उनको हर जगह प्राथमिकताएं दी। सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया। सिंहली लोगों को हर नौकरी और हर अलग जगह प्राथमिकताएं दी गईं और उनके धर्म बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। इससे वहाँ के अल्पसंख्यक तमिल लोग नाराज हुए। उन्हें लगा कि सिंहली लोग उनके प्रति बहुत असंवेदनशील हैं और तमिल लोगों को ऐसा लग रहा था कि सरकार की नीतियों के कारण वे अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और उनके साथ बहुत अधिक भेदभाव हो रहा है, जिसके तहत तमिल और सिंहली समुदाय के लोगों के संबंध बिगड़ते चले गए। परिणाम यह हुआ कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टियां बनाकर अपनी मांगें रखीं, परंतु उनकी सभी मांगों को नकारा गया और इसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका में एक गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। कई परिवार देश छोड़कर शरणार्थी बन गए और कई लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई। अंततः करीब 30 साल के बाद यह गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। इसके बाद हमने देखा था कि अपनी समस्या का बेल्जियम के राजनेताओं ने कितनी समझदारी के साथ समाधान निकाला। बेल्जियम के नेताओं ने अपने यहाँ की क्षेत्रीय व सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने प्राथमिकता इस बात को दी कि उनके देश में किसी भी समुदाय के लोगों को बेगानापन ना लगे, उन्हें ऐसा प्रतीत ना हो कि उन्हें देश से अलग थलग कर दिया गया है। और इसके लिए उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, जिनके तहत केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। कुछ विशेष कानूनों के लिए दोनों समूहों के सांसदों का बहुमत अनिवार्य कर दिया गया। केंद्र की अलग अलग शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गईं और वहां की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनी, जिसमें फ्रेंच व डच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई। इसके अतिरिक्त एक तीसरी सरकार भी बनाई जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों की संस्कृति, शिक्षा और भाषा पर फैसले ले सके। परिणाम यह हुआ कि बेल्जियम की व्यवस्था ने जटिल होते हुए भी बेल्जियम को गृहयुद्ध जैसी स्थिति से बचा लिया और बेल्जियम को विभाजित नहीं होने दिया। यह व्यवस्था अत्यधिक सफल रही और इसका एक उत्तम उदाहरण यह मिलता है कि जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से क्या शिक्षा मिलती है। तो दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। लोकतांत्रिक कहने का अर्थ यह हुआ कि कहने को वहाँ पर लोकतंत्र ही था। सरकारें
लोगों के मतों से चुनी गई, लोगों के द्वारा ही चुनी गई। परंतु जब कभी भी कोई एक समुदाय की संख्या अधिक हो तो इसमें जब लोगों के मत भी आएंगे तो उस समुदाय के लोगों के अधिक मंत्री होंगे ही। ऐसी स्थिति में किस प्रकार सत्ता को साझा किया जाए और अपने देश को किस तरीके से चलाया जाए, यही उस देश के राजनेताओं की बुद्धिमत्ता साबित कर सकता है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। ये ध्यान रखिए, बेल्जियम के नेताओं को क्या लगा कि विभिन्न समुदाय और अलग अलग क्षेत्र की भावनाओं का आदर यदि वे करें तभी देश की एकता संभव है। इस वाक्य में यह बात बिल्कुल साफ दिख रही है कि बेल्जियम के राजनेताओं के लिए सर्वप्रथम थी कि देश एक रहे, देश विभाजित न हो। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। वहीं श्रीलंका में ठीक उल्टा हुआ और इससे हमें क्या पता चला कि यदि बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ जाती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि अधिक संख्या वाला समुदाय कम संख्या वाला समुदाय अर्थात अल्पसंख्यकों की कद्र ना करे, उनको सभी फैसलों में हिस्सेदार ना बनाए तो देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। विद्यार्थियों, पाठ में अलग अलग जगह मुन्नी और उन्नी के कई क्वेश्चंस भी हैं, उनके कई सवाल भी हैं जिनका उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इन्हीं में से एक प्रश्न जो यह है कि बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है। अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा। और यह बिल्कुल सटीक प्रश्न भी है कि जिन लोगों की संख्या अधिक है उनको लाभ तो अधिक होना ही चाहिए। वे लोग अधिक संख्या में हैं तो ज़्यादातर नीतियां ऐसी ही तो होनी चाहिए जो ज़्यादातर लोगों को लाभ दें। ज़्यादा लोगों को लाभ दें अर्थात बहुसंख्यकों को लाभ दें। तो प्रश्न तो काफ़ी सटीक है, परंतु श्रीलंका का उदाहरण जो है यह विश्व के लिए एक उदाहरण बन चुका है कि यदि किसी देश में समुदाय के आधार पर विभाजन किया जाए या भेदभाव किया जाए तो बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच तनाव बढ़ेगा ही और ऐसी झड़प से कोई नहीं बचेगा। इसमें हमने एक मुख्य बात यह भी देखी थी कि जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों का नहीं होता, नुकसान दोनों ही पक्षों का होता है, दोनों ही पक्षों के लोग मारे जाते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, परंतु हमें इसका एक सटीक उत्तर पता होना चाहिए। बात तो ठीक है, राज उन्हीं का हो जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, परंतु ज़्यादा लोगों के फ़ायदे के चक्कर में यदि आप अपने ही देश के कई नागरिकों का हित न सोचें, उन्हें दरकिनार कर दें तो यह देश के लिए अत्यधिक घातक साबित हो जाएगा। इसके साथ बेल्जियम पर भी एक प्रश्न उठाया गया, वह यह है कि भला बेल्जियम में भी कोई समाधान हुआ। इस बात की खुशी तो है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं करता कि किस समुदाय से कितने मंत्री होंगे। तो भारत में धर्म के आधार पर काफ़ी अंतर हैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ऐसे कई धर्मों में हमारा देश बटा हुआ है, परंतु हमारी सत्ता में धर्म के आधार पर कोई भी विभाजन नहीं है
कि इतने मंत्री एक धर्म के होंगे और दूसरे के इतने मंत्री होंगे, ऐसा नहीं है। तो बेल्जियम ने यदि ऐसा किया तो क्या गलत किया? तो यह सोचने की बात है कि बेल्जियम की हालत ही कुछ ऐसी है जहाँ पर लोगों का अंतर भी 60 और 40 का है। तो आप समझ सकते हैं कि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। अल्पसंख्यक 40% हैं तो बहुसंख्यक 59% हैं। ऐसी स्थिति में सभी को समान लाने का एक प्रयत्न बेल्जियम ने किया था। आप यदि हमारे भारत के संविधान को भी देखें तो उसमें भले धर्म के आधार पर ऐसे भेदभाव ना हो, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कुछ समुदाय के मंत्रियों को कुछ रिजर्व सीट दी जाती हैं ताकि उन समुदायों की बात हमेशा हमारे सदनों तक पहुंच सके। तो भारत ने भी ऐसी नीति अपनाई है ताकि किसी भी समुदाय को, किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि देश की सरकार उन्हें दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में या अपने लोगों के बारे में सोच रही है और देश के कई अनेकों लोगों के हित से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जहाँ कहीं भी जिस किसी भी देश में अलग अलग कई समुदाय हों तो एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यधिक आवश्यक है कि सभी समुदाय के लोगों को संसद में अपनी बात रखने का अवसर मिले। सभी समुदाय के हितों को सोचकर ही कानून बनाए जाएं। आगे एक और अंश है जो बेल्जियम को लेकर कहा गया है कि तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है। खैर ज़रा सोचने दीजिए। तो ये आप भी इस वीडियो के बाद ध्यान से ज़रूर सोचिएगा। इस पाठ के शुरुआत में प्रथम पृष्ठ पर ही दिया हुआ है एक प्रश्न जो कहता है कि हम शुरुआत ही कर रहे हैं सत्ता की साझेदारी से। साझेदारी अर्थात बंटवारा, और बंटवारा जब होता है तब तो चीज़ें और कमज़ोर हो जाती हैं। तो यह तो बिल्कुल ही गलत बात हुई कि हम ऐसी चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं। सत्ता की साझेदारी का तो सीधा अर्थ यह दिखता है कि हम देश को कमज़ोर कर रहे हैं, और वहीं हम बेल्जियम के उदाहरण में कहते हैं कि सत्ता को साझा करने से देश ताकतवर हो गया। तो ऐसा कैसे संभव है? तो यह आप स्वयं सोचिए कि ऐसा कैसे हो गया कि सत्ता बांटी गई और देश शक्तिशाली हुआ। सत्ता में बंटवारा किया गया और इससे एकता बनी। तो ये देखने में तो एक अजीब बात है कि एक चीज़ का बंटवारा किया जाए तो वह चीज़ और मजबूत हो जाएगी, परंतु ये आपको सोचना है कि ऐसा क्या हुआ कि सत्ता को बांटा गया और देश मजबूत हुआ, वहाँ की संप्रभुता और बढ़िया हो गई और देश में एकता आ गई। तो अब हम चलते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। हमने अभी श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण तो पढ़े, अब हम यह देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और ख़ास तौर से लोकतंत्र में इतना महत्व क्यों है सत्ता की साझेदारी का। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क, ये दोनों ही तर्क आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, याद कर लेने हैं। पहला तर्क क्या है? सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्यों अच्छा है सत्ता का बंटवारा? क्योंकि
यदि देश में कई सारे अलग अलग सामाजिक समूह हैं तो उनके बीच टकराव की जो चांस हैं, उनके जो अंदेशा है वह बहुत कम हो जाएगा। और यदि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले ही लेता है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो, यदि टकराव है तो कहीं ना कहीं झड़प होगी ही, और अधिक अंदेशा होता है कि हिंसा भी होगी ही। तो जब सामाजिक टकराव होंगे तो समाज के ये दोनों दल कहीं ना कहीं भविष्य में संभव है हिंसा करने पर उतर आए। तो ऐसे में यदि सत्ता के बंटवारे से यह टकराव ही खत्म हो जाएगा तो यह निश्चित किया जा सकेगा कि आगे हिंसा ना हो और देश में शांति बनी रहे। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। तो ये आपको दिख रहा होगा क्या, यह अच्छा मौका है देश को एक रखने का। तो सत्ता में साझेदारी करने से देश टूट नहीं रहा बल्कि देश शक्तिशाली बन रहा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। क्या? बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी कैसे हो सकता है कि आप देखें तो एक देश में यदि 100% आबादी है और उसमें 80% एक समुदाय के लोग हैं और 20% दूसरे समुदाय के लोग हैं, तो यदि आप ऐसे कानून बनाएं जो 80% लोगों का फ़ायदा करें तो इससे देश की तरक्की होगी ही, देश उस समय लाभ करेगा। परंतु यह सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगा। आगे चलकर यही विभाजन, यही भेदभाव देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि आप कुछ समय के लिए कुछ लोगों को प्राथमिकता देकर अपने देश में या अपने देश की स्थिति को कुछ पल के लिए सुधार सकते हैं, परंतु कभी न कभी ऐसा समय अवश्य आएगा जब सभी विकास से छूटे हुए लोग अपनी मांगें रखेंगे, वह भी अपने अधिकारों के लिए सामने आएंगे और उस समय देश की अखंडता पर बड़ा प्रहार होगा। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है, क्योंकि जब कभी भी दो समुदायों के बीच में टकराव होता है तो दोनों ही समुदायों का नुकसान होता है। आप जानते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही जब टकराव होगा तो दोनों तरफ से होगा, हिंसा होगी दोनों तरफ से होगी और जो परिणाम होंगे वो दोनों ही तरफ के लोगों को झेलने होंगे। तो इसके साथ हम देखते हैं हमने क्या पॉइंट देख लिए इम्पोर्टेंट, कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जाते हैं, जिनमें प्रथम और महत्वपूर्ण तर्क क्या है कि सत्ता के बंटवारे से सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है, जिससे हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती और राजनीतिक व्यवस्था बनी रहती है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा तर्क क्या है। तो सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। तो क्या है वह मुख्य बात, कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है कि
सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। तो हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो क्या बात आती है? लोकतंत्र अर्थात लोगों का सिस्टम। तो लोगों का सिस्टम तो तभी होगा जब लोगों के पास शक्ति हो, अर्थात जब सत्ता को लोगों के बीच बांटा जाए, तभी हम कह सकते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक राज्य में हैं। इसीलिए ये शब्द पर ध्यान दीजिए, वैध सरकार। तो एक लोकतांत्रिक रूप से वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम में सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो हमें क्या पॉइंट मिल गया? ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान कर लेना है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि सत्ता को लोगों के बीच में बांटा जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े हों। तो इन दो तर्कों में से हम एक को, जो पहला है, उसे हम क्या कहते हैं? युक्तिपरक कहते हैं और दूसरे को नैतिक तर्क कहते हैं। तो हम एक को क्या बोलते हैं? प्रथम वाले को युक्तिपरक और दूसरे वाले को नैतिक। तो युक्तिपरक का अर्थ होता है जिसमें लाभ देखा जाए, हानि लाभ का सावधानी से हिसाब लगाकर जो फैसला हम लें उसे हम युक्तिपरक फैसला कहते हैं। और अक्सर ही ऐसे फैसले नैतिक तर्कों के उल्टे होते हैं। नैतिक का अर्थ क्या है? कि जो होना चाहिए, जो दिखता है कि नियम के अनुसार आपका यह नैतिक कर्तव्य बनता है, ऐसे जो तर्क हों वे नैतिक तर्क। बल्कि ऐसे तर्क जिनमें लाभ और हानि देखी जाए, जिसमें पहले यह देखा जाए कि कितना लाभ होगा, ऐसे तर्क युक्तिपरक कहलाते हैं। तो पहला तर्क क्या था हमारा? कि सत्ता के बंटवारे से सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है। तो जब टकराव नहीं होगा तो इससे अस्थिरता नहीं आएगी और राजनीतिक व्यवस्था बनी रहेगी। तो इससे राजनीति का और देश का लाभ है। इसीलिए इस तर्क को युक्तिपरक कहते हैं। क्या कहते हैं इस तर्क को? युक्तिपरक कहते हैं। तो हमारा पहला तर्क युक्तिपरक हुआ जिसमें लाभकर परिणामों पर जोर दिया जाता है। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। दूसरा तर्क और यह बताता है सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को। कैसे? कि सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है। जब आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो सत्ता लोगों के बीच बटी ही होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि आप वास्तव में एक लोकतंत्र में हैं। नियम अनुसार लोकतंत्र तभी है जब सत्ता का बंटवारा हो। तो इस प्रकार हमने सत्ता की साझेदारी के दो आवश्यक तर्क देख लिए। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
साथ ही आप हमारी वेबसाइट idclasses.com पर ज़रूर चाहिए। हम आपकी बोर्ड परीक्षा तक आपकी सभी विषयों की पूर्ण तैयारी कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।